गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 11th बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 11th बायोलॉजी। हम पढ़ रहे थे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का क्या विन्यास, प्रोटीन का विन्यास। तो हम क्या पढ़ रहे थे? प्रोटीन का विन्यास पढ़ रहे थे। प्रोटीन के विन्यास का अध्ययन जब हम कर रहे थे तो उसके प्राइमरी और सेकेंडरी विन्यास का हमने क्या कर लिया था? अध्ययन कर लिया था पिछली क्लास के अंदर। किस किस का? प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन, प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन और सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन। कहने का मीनिंग ये है कि हम जो प्रोटीन का विन्यास पढ़ रहे थे उसमें हमने प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक कॉन्फ़िगरेशन यानी प्राइमरी और सेकेंडरी जो संरचना थी प्रोटीन की वो पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन यानी प्रोटीन का तृतीयक विन्यास या प्रोटीन की क्या तृतीयक संरचना किस प्रकार से होती है। तो देखिए आज का जो हमारा पॉइंट है वो है टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन। टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन, यानी तृतीयक विन्यास की हम बात करेंगे। तो देखिए तृतीयक विन्यास के अंदर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तृतीयक विन्यास या तृतीयक संरचना भी बोल सकते हो आप। अब देखिए प्रोटीन का जो तृतीयक संरचना होती है उसमें अमीनो अम्लों की जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है वो सीधी कुंडलित अवस्था में नहीं होती। कहने का मीनिंग ये है इस प्रकार की प्रोटीन की संरचना में जो अमीनो अम्ल होते हैं वो एक सीधी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के रूप में ही नहीं पाए जाते, बल्कि अमीनो एसिड के पीछे और श्रृंखला के आगे भी क्या बने रहते हैं? कुंडलन बने रहते हैं। तो इस प्रकार की संरचना क्या कहलाती है? प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहलाती है। इस प्रकार की संरचना पाई जाती है मायोग्लोबिन में। इसमें पाई जाती है मायोग्लोबिन के अंदर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। अब अगला अपना नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर क्वार्टरनरी यानी पॉइंट है अपना क्वार्टरनरी कॉन्फ़िगरेशन, चतुर्थक विन्यास या प्रोटीन की चतुर्थक क्या संरचना। तो देखिए प्रोटीन की ये आपको जो ये दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? प्रोटीन की चतुर्थक संरचना है। प्रोटीन की चतुर्थक जो संरचना होती है उसमें इस प्रकार अमीनो अम्लों की बनी हुई दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या रहती है? भाग। एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में क्या होगी? दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या लेती है? भाग लेती है। यदि प्रोटीन की संरचना में भाग लेने वाली जो दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं यदि संरचना में समान होती है तो उसको समांगी चतुर्थक विन्यास कहा जाता है। ध्यान में रखना कि यदि प्रोटीन की संरचना में भाग लेने वाली दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं समान होती है तो उसको बोलते हैं समांगी चतुर्थक विन्यास। क्या बोलते हैं उसको? समांगी चतुर्थक
विन्यास कहा जाता है। तो ध्यान रखना, यदि प्रोटीन की संरचना में प्रोटीन संरचना के निर्माण में भाग लेने वाली दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं संरचना में समान होती है तो इसको समांगी चतुर्थक विन्यास कहा जाता है। और इस प्रकार का विन्यास का एग्जाम्पल है लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब देखिए, और यदि प्रोटीन की संरचना बनाने में भाग लेने वाली दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं संरचना में क्या होती है, असमान होती है तो उसको क्या बोलेंगे, विषमांगी चतुर्थक विन्यास कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको, विषमांगी चतुर्थक विन्यास कहा जाता है। और इस प्रकार का विन्यास हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। विषमांगी जो चतुर्थक विन्यास होता है वो किसमें पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो ध्यान में रखना, प्रोटीन की क्वांटिटी संरचना में दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं भाग लेगी, यदि दोनों श्रृंखलाएं समान है तो उसको समांगी चतुर्थक विन्यास कहा जाता है। इसका एग्जांपल लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। और यदि प्रोटीन संरचना के निर्माण में भाग लेने वाली दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं संरचना में असमान है तो उसको समांगी चतुर्थक विन्यास कहा जाता है। इसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, ठीक है। इस प्रकार ये दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अंदर सी डबल ग्रुप का उसका ऑक्सीजन, दूसरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उसके अंदर अमीनो समूह का हाइड्रोजन परस्पर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा या पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार प्रोटीन का चतुर्थक संरचना होती है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। आगे हम पढ़ेंगे लिपिड। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लिपिड, और वो भी किसके लिए, 11th बायो के लिए। तो देखिए लिपिड क्या होती है, लिपिड कार्बोहाइड्रेट के समान कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के समान कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट के समान ये क्या प्रदान करते हैं, अपन को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो ध्यान में रखना, लिपिड क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट के समान कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट के समान ये अपन को क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, 2:1 होता है। बट उसके अंदर सॉरी कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, 1:2:1 होता है। कहने का मीन ये है कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, 2:1 होता है। बट वसा के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। किसके अंदर, वसा के अंदर। अब देखिए वसा की संरचना को अपन निम्न सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। RCOOCH2 RCOOCH, ये कार्बन कार्बन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। RCOOCH2, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हैं। तो ये किसकी संरचना है, वसा की, ठीक है। अब वसा की संरचना नहीं सॉरी सूत्र है, ये लिपिड का क्या है, सूत्र, जिस लिपिड को इस सूत्र के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए जो वसा होती है वो जल में अघुलनशील होती है, जल में क्या होती है, अघुलनशील होती है। बट कार्बनिक विलायकों में ये क्या होती है, घुलनशील होती है। क्या
कैसे लिखोगे? लिपिड कार्बोहाइड्रेट के समान, कार्बोहाइड्रेट के समान कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने हुए यौगिक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, बट यानी परंतु लिपिड में ऑक्सीजन ज्यादा होती है। लिपिड होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के समान एवं को क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो लिपिड कार्बोहाइड्रेट के समान ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब जो लिपिड होती है उसको अपन निम्न सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। RCOOCH2 RCOOCH2, ठीक है। तो इस लिपिड को निम्न सूत्र के द्वारा अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए जो लिपिड होती है वो जल में अघुलनशील होती है। ध्यान में रखना, लिपिड जल में अघुलनशील होती है, लिपिड जल में क्या होती है? अघुलनशील होती है, परंतु कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती है, तो ध्यान पे रखना, लिपिड जल में अघुलनशील होती है, बट कार्बनिक विलायकों में क्या होती है? ये घुलनशील होती है। आगे बात करते हैं हम लिपिड की संरचना की। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड की। तो अगला नेक्स्ट पॉइंट है अपना स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड। वसा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड यानी वसा की संरचना। अब देखिए वसा की संरचना में एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? एक मॉलिक्यूल यानी एक अणु किसका? ग्लिसरॉल का। ये यहाँ तक का एक अणु क्या है? ग्लिसरॉल। एक अणु किसका है? ग्लिसरॉल का। और जो 3 मॉलिक्यूल है वो है किसके? वसीय अम्ल के। 3 अणु वसीय अम्ल। अब ध्यान में रखना कि वसा की जब संरचना की बात की जाए तो एक अणु ग्लिसरॉल का, 3 अणु वसीय अम्ल के आपस में एस्टर बॉन्ड के द्वारा, किसके द्वारा? आपस में एस्टर बॉन्ड यानी एस्टर बंध। कौन सा बंध
एस्टर बंध के द्वारा जुड़ करके ट्राइग्लिसराइड यानी वसा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब देखिए इसमें एक मॉलिक्यूल किसका है, ग्लिसरॉल का, 3 मॉलिक्यूल यानी 3 अणु किसके हैं, वसीय अम्ल के परस्पर क्या जुड़ते हैं, एस्टर बंध के द्वारा। तो इसमें से एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, 3 वसीय अम्ल के मॉलिक्यूल है, इनमें से अपन निकाल देंगे यहाँ से 3 H2O, क्या निकाल देंगे 3 H2O निकाल देंगे। तो अपना क्या बचेगा, कार्बन, एकल बॉन्ड हाइड्रोजन, एकल बॉन्ड हाइड्रोजन, एकल बॉन्ड क्या, ऑक्सीजन, फिर कार्बन, एकल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या बच गया, कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये किसके साथ जॉइंट होगी, इस कार्बन के साथ। तो यहाँ पे क्या बन गई, कार्बन के साथ जुड़ गई ये, ऊपर डबल बॉन्ड, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ गई। तो इस प्रकार एक मॉलिक्यूल जो ग्लिसरॉल का था, 3 मॉलिक्यूल वसीय अम्ल के थे, आपस में क्रिया की, इनसे 3 H2O बाहर निकल गए और ये आपस में इस एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके वसा की संरचना का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अतः इसको ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वसा की संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस प्रकार एक अणु ग्लिसरॉल, 3 अणु वसीय अम्ल के जुड़ के क्या बनाती, ट्राइग्लिसराइड यानी वसा का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। अब अपन को पढ़ना है नेचर ऑफ लिपिड यानी वसा की क्या प्रकृति। अगला अपना नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ लिपिड, वसा की प्रकृति। अगला नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, नेचर ऑफ लिपिड। नेचर ऑफ लिपिड वसा की प्रकृति। नेचर ऑफ लिपिड यानी वसा की प्रकृति। तो वसा की प्रकृति ले लीजिए, चाहे इसके टाइप ले लीजिए। तो वसा होती है वो मुख्य रूप से 3 टाइप की होती है। नंबर 1 है सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड यानी सरल वसा। सेकंड है अपनी कॉम्प्लेक्स लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड जिसको बोलते हैं जटिल वसा, जटिल वसा। थर्ड है अपनी डेरिवेटिव लिपिड, डेरिवेटिव लिपिड यानी व्युत्पन्न वसा। अब देखिए वसा मुख्य रूप से 3 प्रकार की है। एक तो है सिंपल लिपिड जिसको सरल वसा बोलते हैं। सेकंड है अपनी कॉम्प्लेक्स लिपिड जिसको जटिल लिपिड कहा जाता है। और थर्ड है अपनी डेरिवेटिव लिपिड जिसको व्युत्पन्न वसा कहा जाता है। एक एक करके हम तीनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल लिपिड यानी सरल वसा। क्या पढ़ेंगे, सरल वसा पढ़ेंगे। तो सिंपल लिपिड क्या होती है, वे वसा जिसका निर्माण एक अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु वसीय अम्ल के परस्पर एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ने से
होता है क्या कहलाती है? सरल वसाएं कहलाती है। तो ध्यान में रखना, वे वसा वसाएं जिनका निर्माण एक अणु ग्लिसरॉल तथा 3 अणु वसीय अम्ल के फर्श पर एस्टर बंध द्वारा जुड़ने से होता है क्या कहलाती है? सरल वसा कहलाती है। सरल वसा या सरल वसाएं कहलाती है। तो ध्यान में रखना, वे वसाएं जिनका निर्माण एक अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु वसीय अम्लों के परस्पर एस्टर बंध के द्वारा जुड़ने से होता है, सरल वसाएं कहलाती है। इनका एग्जाम्पल है ऑयल और वैक्स, यानी ऑयल और वैक्स यानी मोम। ऑयल आप सभी जानते हो क्या होता है? तेल। तो ऑयल और वैक्स दोनों क्या है? सरल वसाएं हैं। अब अगर उनको पढ़ना है ऑयल क्या होता है और वैक्स क्या होती है, तो इसका 1 नंबर पॉइंट जो एग्जाम्पल के रूप में है वो क्या है? ऑयल यानी तेल। ऑयल या तेल क्या होती है कि ये सरल वसाएं होती है जो कि तरल, ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं के अंदर पाई जाती है। जब इनको जब इन्हें छाल के साथ गर्म किया जाए तो इनका क्या हो जाता है? साबुनीकरण हो जाता है। और इस प्रकार की वसाएं होती है वो जल अपघटित होकर के ग्लिसरॉल और वसा अम्लों का क्या करती है? निर्माण करती है। तो ध्यान में रखना, ऑयल यानी तेल क्या होता है? ये क्या है? सरल वसाएं होती है। जो कि ठोस और तरल दोनों ही अवस्थाओं में पाई जाती है। दोनों ही अवस्थाओं में पाई जाती है। ये सरल वसाएं होती है जो कि ठोस और तरल दोनों अवस्था में क्या होती है? पाई जाती है। जब इनको छाल के साथ गरम किया जाता है तो इनका साबुनीकरण हो जाता है। जब इनको गर्म किया जाता है तो इनका साबुनीकरण हो जाता है। और ये जो वसाएं होती हैं और ये वसाएं जल अपघटित होकर ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों का निर्माण करती है। वसीय अम्लों का निर्माण करती है। वसीय अम्लों का निर्माण करती है। तो ध्यान में रखना,
वर्षीय अणुओं का क्या करती है, निर्माण करती है। तो सेकंड अपना पॉइंट क्या है, वैक्स यानी मोम, वैक्स यानी मोम है अपना अगला पॉइंट। ये क्या होती है, ये ठोस अवस्था में ही पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में ही पाए जाते हैं। जल अपघटन के प्रति क्या होती है, अत्यधिक प्रतिरोधी होती है तथा ये जल अपघटन के प्रति, जल अपघटन के प्रति, अपघटन के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। इनका कोई जैविक महत्व नहीं होता, ठीक है। तो इनका क्या नहीं होता, कोई इनका कोई जैविक नहीं, सॉरी, इनका कोई वैसे कोई महत्व नहीं होता, इसका वैक्स यानी मोम का। तो ध्यान में रखना, सिंपल लिपिड के दो एग्जांपल पढ़े हैं हमने, ऑयल और वैक्स। अब सेकंड पार्ट है अपना कौन सा, कॉम्प्लेक्स लिपिड। सेकंड पार्ट